तो मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फैमिली ऑफ डीसी मशीन पार्ट 2। अगर मैं बात करूँ पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर मैंने आपको फैमिली ऑफ डीसी मशीन के बारे में बताया था कि किस बेसिस से हम लोग जो डीसी मशीन की जो फैमिली होती है, यानी कि जो डीसी मशीन के फील्ड वाइंडिंग होती है, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हम लोग कैसे डीसी मशीन की फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट कर रहे हैं। अगर हम उसे सेपरेटली एक्साइट कर रहे हैं या शंट सीरीज एक्साइट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताए थे। पुराना जो लेक्चर था वो पूरा का पूरा डीसी जनरेटर पे बेस्ड था, यानी कि जो भी मैंने सर्किट की एनालिसिस की थी, जो डीसी फैमिली आपको बताई थी, वो जनरेटर के बेसिस पे बताई थी। इस लेक्चर में मैं आपको मोटर के बेसिस पे बताऊंगा, यानी कि अगर आप जनरेटर की जगह मोटर के सर्किट की एनालिसिस कर रहे हो या मोटर के टर्म्स में देख रहे हो, तो वहां पे सर्किट या फिर इक्वेशन जो बनेंगी वो किस तरीके से बनेंगी। तो जल्दी से रिकैप करा देता हूं एक बार। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि डीसी जनरेटर तो जो थे वो दो तरीके के थे, एक था सेपरेटली एक्साइटेड और एक था आपका सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड मतलब जिसमें हमने फील्ड वाइंडिंग जो थी वो अलग से एक्साइट कर रहे थे हम उसे, उसके अंदर हम लोग आर्मेचर से फील्ड वाइंडिंग का कोई कनेक्शन नहीं था। सेल्फ एक्साइटेड केस था जिसके अंदर हमें आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग थी वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी, यानी कि फील्ड वाइंडिंग जो थी वो अपने एक्साइटेशन के लिए आर्मेचर की वाइंडिंग पे डिपेंड थी। यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड करा था मैंने, एक सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर। सीरीज के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग थी वो सीरीज में कनेक्टेड थी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। शंट के केस में फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्टेड थी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। और कंपाउंड के अंदर मैंने क्या करा था, फील्ड वाइंडिंग को दो पार्ट्स में तोड़ दिया था, ठीक है, और उन दो पार्ट्स को मैंने फील्ड वाइंडिंग 1 और फील्ड वाइंडिंग 2 के रूप में समझाया था, जो कि आर्मेचर से कनेक्टेड थी। ठीक, ये उसका एक तरीके का एक शॉर्ट टर्म मॉडल है। यहाँ से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं सिंपली कि मैंने ये जो अभी पुरानी जो मैंने अभी बात कही है वही चीज इसमें बता रखी है। ये जो पहला वाला केस है उस केस में देखो यहाँ पे आपके सामने ये वाला जो केस है, इसके अंदर देखो फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये शंट मशीन हो गई थी, ठीक है। इस केस में आर्मेचर वाइंडिंग जो थी मशीन के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ये देखिए सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये सीरीज थी। और इसी तरीके से मैंने जो बताया था कि कंपाउंड मशीन के बारे में, कंपाउंड, ठीक, कंपाउंड में क्या था कि दो फील्ड वाइंडिंग ले ली थी, एक सीरीज एक शंट में कनेक्टेड है और एक देखो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। ये हो गई सीरीज फील्ड वाइंडिंग और ये हो गई शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक। तो ये अभी तक हमने सीखा था, ठीक। अब आगे चलते हैं, बात करेंगे मोटर के केस में, यानी कि अगर ये सर्किट मोटर का होगा, यानी कि अगर हमारी जो डीसी मशीन है वो मोटर की तरह वर्क कर रही है, तो क्या चेंज आएगा। ओके, अगर बात करें मोटर के केस की, तो मोटर के जो अगर आइडेंटिफाई करा जाए, एक जनरेटर को अगर तुम देखते हो, ठीक है, तो जनरेटर जो होता है उसकी खास बात ये होती है कि उसके जो टर्मिनल्स होते हैं उस पर मुझे वोल्टेज मिलता है वीटी, ठीक है, और जो करंट मिलता है वो मिलता है आईटी, जो कि आउटपुट की तरफ निकल रहा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। वहीं पे अगर तुम मार्केट से मोटर खरीद के लाते हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, मोटर के केस में आपके पास जो वोल्टेज वीटी था वो वी सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आप सप्लाई वोल्टेज दोगे, करंट की डायरेक्शन आई सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अब जो चेंजेस, यानी कि जनरेटर अगर तुम लेके आओगे तो तुम्हें आउटपुट में मिलेगा, ये चीज मिलेगी, वीटी मिलेगा आउटपुट में और आईटी मिलेगा बाहर की तरफ, ठीक। यानी कि कुछ इस तरीके का सर्किट होगा आपका, वीटी एंड आईटी दोनों आपको आउटपुट मिलेंगे। लेकिन अगर तुम मार्केट से मोटर खरीद के लाते हो, तो मोटर में तुम्हें इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई इन देनी पड़ेगी, यानी कि इनवर्ड सप्लाई होगी इलेक्ट्रिकल पावर की, और इसीलिए आई एस जो होगा वो मोटर के अंदर जा रहा होगा और वी एस जो है वो सप्लाई वोल्टेज होगा जो हमने लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो चेंजेस हैं इसी से हम लोग सारी मशीन को ड्रॉ करेंगे और शुरू करते हैं। अगर बात कर लिया सेपरेटली एक्साइटेड सर्किट की, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की, ठीक है, तो मोटर को अगर बात करिए, मैंने सेपरेटली एक्साइटेड बताया था, उसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होगा आर्मेचर वाइंडिंग से, इस तरीके की आर्मेचर वाइंडिंग होती है। ये हमारे पास सेंटर में रोटर होगा, ठीक, और ये मुझे आउटपुट मिलेगा। क्लियर हो रहा है, इस तरीके का सर्किट था। अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस हो जाएगा, तो फील्ड वाइंडिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पे आप एक एक्सटर्नल बैटरी यूज करोगे। ये क्या है, ये बैटरी हमने ली हुई है, क्योंकि सेपरेटली है तो इसीलिए दो, सेपरेटली मैंने बताया था, सेपरेटली का मतलब क्या है कि आपको दो सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, यानी DC1 और DC2, ठीक है, दो सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो एक सप्लाई ये है, ये DC1 कह देता हूँ, एक सप्लाई क्योंकि मोटर है, इंपॉर्टेंट चीज है मोटर, तो मुझे दूसरी सप्लाई की जरूरत पड़ेगी DC2, तो यहाँ पे मैं DC2 दूंगा, यहाँ पे मैंने वोल्टेज अप्लाई करूंगा वी सप्लाई, ठीक है, और ये जो वोल्टेज होगा, ये जो बैटरी लगाई है DC1, इससे जो वोल्टेज आएगा वो हम कह सकते हैं वी फील्ड कह सकता हूँ, और यहाँ पे करंट फ्लो करेगा IF, ठीक है। ये जो वाइंडिंग थी इसका रेजिस्टेंस होगा RF, ठीक, और इस तरीके का सिस्टम बनेगा। सेकंड, VS अगर मैंने अप्लाई करा है तो यहाँ पे करंट अंदर जाएगी, I सप्लाई करंट, ठीक, ये हो गया आर्मेचर, तो यानी कि
RA आर्मेचर का रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो वोल्टेज, अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि यहाँ जो वोल्टेज जनरेट होगा, जैसा कि जनरेटर में जो वोल्टेज था वो EG था, जिसकी पोलैरिटी ये थी प्लस माइनस। अगर मोटर की बात करें तो मोटर में भी एक वोल्टेज जनरेट होगा, क्योंकि फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, बैक ईएमएफ वोल्टेज बनेगा, ठीक है। तो एक वोल्टेज होगा, उसको हम कहेंगे बैक ईएमएफ, ठीक है, या फिर कह सकते हैं बैक वोल्टेज। तो ये जो बैक वोल्टेज होगा EB से इसको शो करेंगे। G मतलब जनरेटेड वोल्टेज और B माने बैक ईएमएफ। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये जो बैक ईएमएफ होता है ये सेम होता है, बिल्कुल इक्वल होगा EG के। डिफरेंस ये हो जाता है कि इसके इसमें EG जो था वो आपके VT को बनाने में मददगार था, लेकिन जो बैक ईएमएफ होगा EB, वो क्या करेगा, वो अपोज करेगा सप्लाई वोल्टेज का, तो इसीलिए इसका नाम बैक ईएमएफ पड़ा है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर बना रहा हूँ आपके लिए कि बैक ईएमएफ का क्या सिग्निफिकेंस है और बैक ईएमएफ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और मोटर के अंदर बैक ईएमएफ कितना आता है, कैसे आता है, पोलैरिटी कैसे डिसाइड होगी, ये सारी की सारी चीजें इसके ऊपर एक लेक्चर सेपरेट तैयार करूंगा मैं। अभी हम लोग सर्किट की एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैक ईएमएफ वोल्टेज आ जाएगा EB, और ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का सर्किट आपका तैयार हो गया। अच्छा, अगर इसकी इक्वेशन की बात की जाए, इक्वेशन, तो पहले वाले सर्किट से अगर इक्वेशन लिखोगे तो सिंपल सा है कि VF इक्वल टू IF इंटू RF। अगर आप KVL लगाते हो सिंपल सा, तो आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई। इस सर्किट की बात कर लेते हैं। अगर आप इस सर्किट में लगाओगे इक्वेशन, तो जो भी तुम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो हो जाएगा I सप्लाई इंटू RA, आर्मेचर के अंदर जो सप्लाई करंट जा रहा है, ठीक है, प्लस आपका जो वोल्टेज इसका बैक ईएमएफ EB, ठीक, यानी कि बैक ईएमएफ को वोल्टेज को भी इसे ओवरकम करना होगा, तो सप्लाई वोल्टेज जो निकल के आएगा वो ISRA प्लस EB, ठीक है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे? अच्छा, अगर करंट की बात कर ली जाए तो देखो आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर ये है आपका, ठीक है, ये कौन सी वाइंडिंग है, ये है आर्मेचर वाइंडिंग। इसके अंदर कौन सा करंट फ्लो करता है, तो इसके अंदर करंट जो होता है वो IA फ्लो करता है, और क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, कोई भी इसमें करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो IA इक्वल टू IS हो जाएगा, यानी कि सप्लाई करंट इक्वल टू सप्लाई आर्मेचर करंट, ठीक है। तो सप्लाई करंट आर्मेचर करंट बराबर होंगे। तो यहाँ से यानी कि 3 इक्वेशन निकल के आई, एक फील्ड वाइंडिंग से, एक KVL लगाने से, और एक KCL से। सिंपल सी चीज है, ठीक। आगे चलते हैं। ये होगी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। अब मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ एक्साइटेड मोटर की। तो सेल्फ एक्साइटेड मोटर सबसे पहले मैंने ली है सीरीज। तो सीरीज में सिंपल सा है, इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग जो होगी, जिसका रेजिस्टेंस है RF, और जिसके अंदर जो फ्लो करंट होने वाला है वो होगा IF, वो सीरीज में कनेक्टेड होगी आर्मेचर वाइंडिंग के RA, जिसका रेजिस्टेंस होगा RA। और ये जो होगी ये जनरेटेड वोल्टेज से, यानी कि बैक ईएमएफ जनरेट होगा। मोटर है तो बैक ईएमएफ आएगा, जनरेटर होता तो EG आता प्लस माइनस का, और यहाँ से ये मुझे आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये टर्मिनल्स हैं बेसिकली आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल, जिससे मैं इनपुट दूंगा। तो VS सप्लाई वोल्टेज लगाऊंगा, VS इन 2 टर्मिनल के अक्रॉस, ठीक, और एक करंट फ्लो करेगा IS, ठीक है। अब जल्दी से इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, क्योंकि सीरीज है, सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो I जो तुम सप्लाई करो वही बराबर हो जाएगा IA के, यानी कि आर्मेचर करंट के, और यही इक्वल होगा I फील्ड करंट के, ठीक। ये तीनों के तीनों करंट इक्वल होंगे, तो यानी कि एक इक्वेशन तुम्हें ये मिल गई। सेकंड इक्वेशन की बात करी जाए, KVL लगा दो सीधा सा, तो जो V सप्लाई होगा वो इक्वल टू होगा बैक ईएमएफ के बराबर, प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होंगे, यानी कौन कौन से होंगे, तो I सप्लाई इंटू RF प्लस I सप्लाई इंटू RA, ठीक है। I सप्लाई ले सकते हो, यहाँ पे IF लिख सकते हो, I लिख सकते हो, तीनों बराबर ही हैं, तो इसलिए कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? इसको अगर और शॉर्ट करके लिख दूं तो EB प्लस में I सप्लाई कॉमन ले लो, और RF प्लस RA, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई? तो एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये निकल के आ गई KVL लगा के। बहुत सिंपल सा है, इसमें आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई ज्यादा खास मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपली आपको सर्किट की एनालिसिस करनी है। थर्ड पार्ट चलते हैं। अगर शंट मोटर की बात की जाए, तो शंट में क्या होगा, जो फील्ड वाइंडिंग होती है कुछ इस तरीके से होती है, और वो पैरेलल में कनेक्टेड होगी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, ठीक है। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग आ गई, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RF और RA हो गया, ठीक है। अगर बात कर ली जाए यहाँ पे रोटर की, मतलब जनरेटेड वोल्टेज, तो बैक ईएमएफ जनरेट होगा EB, ठीक, मोटर है तो EB होगा। उसके बाद ये आपका आउटपुट में, यानी कि ये वो टर्मिनल आ गए आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल्स, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल, जिनसे हम लोग सप्लाई देंगे। तो हम क्या सप्लाई देंगे, एक तो V सप्लाई दोगे, और यहाँ पे एक कनेक्शन करंट फ्लो करेगा, जिसे हम कहेंगे I सप्लाई करंट का, ठीक है। ये जो सप्लाई करंट जाएगा, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो करंट है वो एक पार्ट IA में चला जाएगा और एक पार्ट IF बन के जाएगा, ठीक। यहाँ पे IA हो गया। क्लियर हो गया? इस वाइंडिंग में कौन सा फ्लो करे, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग है, और आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो करता है IA। तो अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि P पॉइंट पे अगर KCL लगाओगे, तो क्या मिलेगा, तो I जो सप्लाई आ रही है वो 2 पार्ट्स में टूटेगी, I फील्ड करंट प्लस I आर्मेचर करंट, ठीक है, इस तरीके से।
ठीक, ये 2 पार्ट्स में टूट गई। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने वाली है, यानी कि अगर जनरेटर ले रहे थे तो उस केस में IA से ही IS, IT और IF बन रहा था, लेकिन इस केस में क्योंकि मोटर है तो सप्लाई करंट से ये पूरा सिस्टम बनेगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये आ गई, केवीएल लगा लो। तो केवीएल अगर पहले वाले लूप में लगाते हो इसमें, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से V सप्लाई इक्वल टू बराबर होगा, ठीक, IARA प्लस में बैक ईएमएफ यानी कि EB हो गया। क्लियर है, एक क्वेश्चन ये निकल के आ गई लूप 1 में लगाने से। अगली बार क्या करो, लूप 2 में लगा दो, इस तरीके से केवीएल लगा दो। यहां पे लगाओगे तो V सप्लाई इक्वल टू IF इंटू RF। ठीक, क्लियर हो गया होगा। तो एक इक्वेशन ये निकल के आ गई तुम्हारे पास IF इंटू RF, एक ये निकल के आ गई। तो यहां से मेरे पास 3 इक्वेशन निकल के आ गई, जैसा कि मैंने हर मशीन में निकाली है। नाउ थर्ड पार्ट चलते हैं, कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके से जैसे कंपाउंड जनरेटर थे वैसे ही 2 तरीके से होंगी। एक होगी लॉन्ग शंट एंड द सेकंड वन इज द शॉर्ट शंट। ठीक है, एक शॉर्ट शंट होती है, एक लॉन्ग शंट होती है। शॉर्ट शंट मैंने बताया था। लॉन्ग शंट सबसे पहले देख लेते हैं। इसके अंदर जो पूरी की पूरी फील्ड वाइंडिंग थी, ठीक, वो पैरेलल में थी किसके, फील्ड वाइंडिंग, यानी कि फील्ड वाइंडिंग 1 जो थी, जिसे मैं कहता हूं शंट फील्ड। शंट फील्ड बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, शंट फील्ड, वो पैरेलल में होगी फील्ड वाइंडिंग 2 के, यानी कि सीरीज फील्ड के। ठीक है, और आर्मेचर वाइंडिंग के। क्लियर हो रहा है। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो लॉन्ग शंट हो गया। शॉर्ट शंट की बात करी जाए इसके अंदर, तो इसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होगी, यानी कि फील्ड वाइंडिंग 1, यानी कि इसको मैं कह सकता हूं शंट फील्ड। ठीक है, ये जो शंट फील्ड होगी ये पैरेलल में होगी केवल आर्मेचर वाइंडिंग के। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो अलग ही रह जाएगी, यानी कि ये होगी तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग 2, या कह सकता हूं सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो यानी कि शॉर्ट में क्या था, केवल जो तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग 1 है, यानी कि शंट फील्ड है, वो केवल सर्कुलेट कर, या वो केवल पैरेलल में लगेगी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, और जो फील्ड वाइंडिंग 2 है वो अलग ही रह जाएगी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इसका जरा सर्किट एनालिसिस कर लेते हैं। अगर लॉन्ग शंट मोटर है तब क्या होगा, तो देखो लॉन्ग शंट जल्दी से बना लेते हैं। कुछ इस तरीके का सर्किट आएगा बन के आपका, ये हो गई लॉन्ग शंट। ठीक है, और ये फील्ड वाइंडिंग 1 है, फील्ड वाइंडिंग 1, इसको मैं कह सकता हूँ शंट फील्ड। ठीक है, वर्ड इंपॉर्टेंट है। 2 फील्ड वाइंडिंग होती हैं कंपाउंड मशीन में, तो इसीलिए 2 फील्ड वाइंडिंग ले रहा हूँ, फील्ड वाइंडिंग 1 एंड फील्ड वाइंडिंग 2। ये हो जाएगी तुम्हारी सीरीज फील्ड। क्लियर, और एक हो गई आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक, और यहाँ पे आपका जनरेट बैक ईएमएफ, ये हो जाएगा EB बैक ईएमएफ। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगर सिंपल सी बात की जाए, ये तुम्हारा सर्किट बन गया और ये मुझे मिल गया, यहाँ से मैं सप्लाई दूंगा, V सप्लाई दूंगा। ठीक है, अच्छा अगर जल्दी से पैरामीटर की बात कर ली जाए तो V सप्लाई दूंगा और एक करंट फ्लो करेगा इसमें I सप्लाई। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R सीरीज R ऐसी लिख देता हूँ, इसका रेजिस्टेंस RA लिख देता हूँ, इसका रेजिस्टेंस RSH लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि शंट फील्ड है, सीरीज फील्ड है, RA हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर पहला मैं बात करूं यहाँ पे I सप्लाई की, अगर सप्लाई करंट को KCL लगाता हूं तो I सप्लाई किस पार्ट में टूटेगा, एक सप्लाई जाएगी आर्मेचर करंट के लिए IA, और एक सप्लाई जाएगी फील्ड करंट को एक्साइट करने के लिए तो IF। तो I सप्लाई इक्वल टू I फील्ड प्लस IA। ठीक है, तो एक ये हो गई। क्लियर हो रहा है, एक करंट ये टूट गया KCL लगाने पे। KVL लगा लो जल्दी से। इस वाले लूप में अगर KVL लगाओगे तो यहां से तुम्हारा इक्वेशन क्या निकल के आएगी कि जो V सप्लाई तुम दे रहे हो वो इक्वल टू हो जाएगी बैक ईएमएफ के बराबर, प्लस यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, IA इंटू R सीरीज का वोल्टेज ड्रॉप होगा, प्लस यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, IA इंटू RA आर्मेचर के वाइंडिंग के अक्रॉस। तो एक आपकी इक्वेशन ये निकल के आ गई। क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से अगर केवीएल इस वाले लूप में लगा देते हैं, यानी कि आउटर लूप में, तो यहां से जो इक्वेशन निकलेगी वो V सप्लाई इक्वल टू, ठीक, IF इंटू RSH। क्लियर हो रहा है। तो एक इक्वेशन ये निकल के आ गई। तो 3 इक्वेशन आपको मिल गई। इन 3 इक्वेशन सॉल्व करके तुम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया में चलते हैं, यानी कि शॉर्ट शंट में। शॉर्ट शंट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफर हो जाता है, इसको ध्यान से देखना जरूरी है। तो इस केस में मान लेते हैं ये मेरी हो गई फील्ड वाइंडिंग 2 है, यानी कि इसका R सीरीज ले लेता हूँ रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसके साथ हमारा है आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, और यहाँ पे जनरेट हो रहा है E बैक ईएमएफ। ठीक है, ये सप्लाई है। अब क्योंकि जो शॉर्ट शंट है तो इसीलिए ये केवल जो शंट वाइंडिंग होगी, शंट फील्ड वाइंडिंग जो होगी वो रेजिस्टेंस जो आर्मेचर की, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस ही पैरेलल में कनेक्टेड होगी। तो इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ये हो गई तुम्हारी R फील्ड। ठीक, और ये इस तरीके का सर्किट ड्रॉ हो गया। अब जल्दी से हम लोग इसकी एनालिसिस कर देते हैं। तो इसके एनालिसिस करने के लिए अगेन KVL और KCL लगाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने बना लिया। अब अगर इस सर्किट के एनालिसिस की बात कर लें, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये आपने V सप्लाई दिया और उसकी वजह से करंट फ्लो करा I सप्लाई, ठीक है, और वो जो I सप्लाई था वो इस तरीके से जाएगा। देन ये करंट यहाँ पे IA आर्मेचर करंट हो गया, एंड दिस वन इज द फील्ड करंट, IF में टूट गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर बात करी जाए सिंपल सी KCL की, तो KCL तुम यहाँ लगाओगे, यानी कि इस P पॉइंट पे लगाओगे, ये वाला P पॉइंट है। अगर KCL अप्लाई करोगे KCL, तो वहाँ पे I जो सप्लाई करंट आ रहा है वो दो पार्ट्स में टूटेगा, अगेन IF, जैसा कि लॉन्ग शंट में था सिमिलरली IF प्लस IA में टूटेगा। ठीक, तो ये चीज़ तो सेम रहेगी। अगर बात कर ली जाए फील्ड की, इस वाले लूप की, तो देखो अब ये वाले जो दो लूप हैं इनको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो पहला लूप ये ले लेता हूं मैं। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो V जो तुम सप्लाई दे रहे हो वो इक्वल टू होगा यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि R सीरीज इंटू IS, एक वोल्टेज ड्रॉप ये होगा, प्लस अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा और वो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, IA इंटू RA। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे IA RA का वोल्टेज ड्रॉप होगा। यानी कि अगर केवल इस लूप को मैं ध्यान से देखता हूँ, इस वाले लूप में, तो आपके पास इस तरीके से सर्किट आ जाएगा। ठीक है, IRSE IS और RA, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो एक तो ये वोल्टेज ड्रॉप निकल के आ गया, क्लियर, ठीक, प्लस EB बैक EMF का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, एक ये सॉल्व होके आ गया आपके पास। ठीक, अच्छा दूसरी बात कर लें, यानी कि इधर वाले लूप की, यानी कि सेकेंडरी लूप की। तो इस केस में अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक का करंट सेम है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि यहाँ जो VS इक्वेशन आएगी, VS इक्वल टू, वो देखो अगर इस तरीके से लूप में आपने लगाई हुई है, देन ये वाला लूप ले रहा हूं मैं इस तरीके से, क्लियर हो रहा है। तो एक तो वोल्टेज ड्रॉप होगा RS इंटू RSE का, सिंपल सा, प्लस यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, वो आपका निकल के आ जाएगा IF इंटू RF, या फिर R शंट, RF है यहाँ पे, RF लिखा हुआ है, अगर R शंट लोगे तो R शंट आ जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हारी तीसरी इक्वेशन आगे निकल के। ठीक, तो यानी कि आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे मैंने वोल्टेज इक्वेशन आपको बता दी, शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट की। ठीक, तो इस तरीके से तीन इक्वेशनें मुझे मिलेंगी और यहाँ पे इस तरीके से हमारा सर्किट की एनालिसिस पूरी होती है, यहाँ पे मोटर की भी। ठीक है, आपने अपना कीमती समय लिया उसके लिए धन्यवाद। अगर मैं इसका रिकैप कराना चाहूँ तो जल्दी से एक बार रिकैप देख लेते हैं। मैंने पुराने लेक्चर में आपको डीसी जनरेटर के बारे में बताया था, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड एंड सेल्फ में अगेन 3 पार्ट में डिवाइड करा था। देन उसके बाद हमने आज लेक्चर में देखा कि कैसे वो दिखते हैं, फील्ड वाइंडिंग, शंट, सीरीज एंड कंपाउंड मशीन कैसे दिखती हैं। देन हमने बात करी क्या क्या चेंजेस हैं। तो अगेन अगर तुम जनरेटर ले रहे हो तो उसमें टर्मिनल करंट बाहर की तरफ आएगा और VT जो होगा, जनरेटर ले रहे हो तो टर्मिनल करंट जो होगा वो बाहर मिलेगा और VT वोल्टेज मिलेगा, जबकि अगर मोटर ले रहे हो तो करंट की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। सर्किट एनालिसिस करा हमने, सबसे पहले हमने सेपरेटली एक्साइटेड देखा और वहां पे 3 इक्वेशन निकाली। देन मैंने सीरीज एक्साइटेड देखा और अगेन वहां पे भी हमने इक्वेशन निकाली, वहां 2 इक्वेशन बनेंगी क्योंकि 2 ही लूप है। ठीक है, एक KCL और एक KVL लगा के। शंट हमने फिर शंट एक्साइटेड मशीन देखी, ठीक है, सीरीज देखी, सीरीज देख ली है, शंट देख ली, सेपरेट देख ली। इसमें अगेन 3 इक्वेशन मुझे मिलेंगी KCL और KVL लगा के। देन कंपाउंड में मैंने 2 सर्किट देखे, एक लॉन्ग शंट एक शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट को हमने एनालाइज करा तो वहां से मुझे 3 इक्वेशन मिली। देन हमने शॉर्ट शंट को एनालाइज करा तो अगेन वहां से मुझे 3 इक्वेशन मिलेंगी। ठीक है, डिफरेंस क्या था कि अगर इस इक्वेशन की बात की जाए लॉन्ग शंट की, तो वहां पे जो V सप्लाई यानी कि लूप 1 का जो वोल्टेज था EV प्लस में IA RSE और IA RA है, जबकि अगर हमने शॉर्ट शंट ले लिया तो वहां पे IA RA और RIS RSE हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इस करंट में है, यानी कि जिसको सप्लाई करंट जो है वो सीरीज वाले फील्ड वाइंडिंग से पास हो रहा है। जबकि लॉन्ग शंट में क्या होता है, यानी कि लॉन्ग शंट में जो देखो तुम्हारा जो आर्मेचर करंट है IA वो पास होगा। ठीक है, तो इसके अंदर IA पास होगा RSE से और शॉर्ट शंट में क्या होगा, सप्लाई करंट ही पास होगा RSE से, यानी कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग से। ठीक, तो ये चीज मैंने क्लियर कर ली। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जल्दी मैं आपको बैक EMF के ऊपर लेक्चर लेके जल्दी मैं आता हूँ आपके सामने, और तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए और इसके न्यूमेरिकल लगाने की स्टार्ट करिए। एक लेक्चर मैं और इस पर तैयार कर रहा हूँ, जल्दी आपके सामने आएगा, जिसमें मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा कि सर्किट एनालिसिस करके DC मशीन की फैमिली के कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।